हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम जो अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे अपनी टीएस ग्रेवाल हमारी प्यारी बुक से, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ी छोटी रह जाए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। और अगर वो खत्म हो गया तो फिर बचे हुए कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबली ये हमारा जो चैप्टर है टर्म्स का, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सर ये बताइए कि आज आप हमें कौन सी टर्म्स पढ़ाएंगे। तो हम तो कंटिन्यूएशन में चलने वाले हैं, तो कंटिन्यूएशन में चलें तो मैं आपको पहले सबसे स्टार्टिंग में ले चलता हूं, ये बताने के लिए कि हम कहां तक कवर कर चुके हैं। ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है और इसमें से हम पढ़ चुके हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, इसमें हम पढ़ चुके हैं अकाउंट के बारे में, कैपिटल के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में। ओके, तो आप जो है ना, सारी टर्म्स में से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन सी टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हो गया कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझें, उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। उसके बाद लाइबिलिटीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, एसेट्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। सर क्या कैपिटल, ड्राइंग और अकाउंट ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है? तो बेटे ऐसा होता है कि ये टर्म ना, जब आप अकाउंटिंग को थोड़ा और आगे पढ़ लेंगे ना, तो आप कहेंगे कि सर ये तीनों टर्म तो बहुत आसान है। मतलब अगर आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी आप इनके बारे में लिख देंगे। टीचर की इच्छा होती है कि वो ना जब टेस्ट ले, जब एग्जाम ले, तो कुछ ऐसा पूछे कि बच्चा थोड़ा सा ना अगर पढ़ के ना आया तो फंस जाएगा। तो लाइबिलिटीज एक ऐसी टर्म हो गई जहां लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने उसको याद नहीं किया। तो एसेट्स में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और आज मैं जो आपके साथ क्लास खत्म कर दूंगा वो दो कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। उन दोनों को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एक तो ये रिसीट्स है और एक हमारे पास ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो रिसीट्स की बात करेंगे और एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे, ठीक है। ये दो टर्म आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये छोटी मोटी टर्म्स हैं, ये हमारी हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो सर चलते हैं। हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस पढ़ चुके थे, आप रिवाइज कर लेना। अकाउंट पढ़ चुके थे, कैपिटल के बारे में हम पढ़ चुके थे, ड्राइंग्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद लाइबिलिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया था कि करंट लाइबिलिटीज क्या है, नॉन करंट क्या है। और बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जबरदस्ती हमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी पढ़ाया था। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बात आती है एसेट्स की। तो हमने यहां पर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और एक इंपॉर्टेंट पढ़ाया था फिक्टिशियस एसेट्स, झूठे एसेट, बनावटी एसेट, जो एसेट होते नहीं है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है, हमने लिखा भी हुआ था। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो फिर हमारे पास एसेट्स के बाद अगली टर्म हमारे पास आती है टर्म नंबर 7, दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं रिसिप्ट्स की, ठीक है। एक टर्म और होती है, मिलती जुलती है, कंफ्यूज मत कर जाना, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और एक टर्म आएगी रेवेन्यू। रिसीट्स, प्रॉफिट और रेवेन्यू। तो एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से समझ लेना वो किसके बारे में पूछ रहा है। क्या वो रिसिप्ट के बारे में पूछ रहा है, या वो प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है, या वो रेवेन्यू के बारे में पूछ रहा है। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। हम यहां पर बुक की बात करें तो हमारी बुक ने टर्म डिफाइन किया रिसीट्स। तो रिसीट्स का मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ मनी, पैसे का मिलना, दैट इज कॉल्ड रिसीट। लेकिन अब हमारी बुक में कैसे लिखा है? हमारी बुक में लिखा है कि रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिसिप्ट का मतलब है पैसों का मिलना। और रिसीवेबल, लेकिन जब ये कहता है रिसीवेबल तो यहां पर मैं मतलब मोहर नहीं लगा सकता कि रिसीवेबल यहां पर सही लिखा है या गलत लिखा है। बच्चे कह रहे सर आप टीचर हो, आप ही कह रहे हो कि मैं मोहर नहीं लगा सकता, तो हम जाए कहां?
मैं मोहर क्यों नहीं लगा सकता, उसकी वजह है, वजह यह है कि अगर मैं आपको सही पढ़ा दूं तो भी आपका टेस्ट लेगी आपकी स्कूल की टीचर। ओके, अब स्कूल की टीचर अगर नंबर काट लेगी तो आप कहोगे सर उसने हमारे नंबर काट लिए, तो मैं उसको साथ बहस नहीं कर सकता। स्कूल की टीचर्स जनरली क्या करती हैं, जो बुक में लिखा होता है उसी को सही मानती हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, टीचर बनने के लिए उन्होंने बीएड किया हुआ है, वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेके तो बैठी नहीं है। तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो वो कहेगा अरे ये तो गलत है, लेकिन टीचर जो होती है वो जनरली बुक की बात पे अड़ जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने इस बात को स्कूल की टीचर से कंफर्म कर लेना है, लिखवा के कंफर्म कर लेना है कि क्या वो रिसिप्ट के अंदर रिसीवेबल वर्ड को एक्सेप्ट कर रही हैं। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने कहा रिसिप्ट का मतलब है रिसिप्ट ऑफ मनी, और मैं यहां पर डाउटफुल वर्ड को रेड कलर में लिख लेता हूं। आप जब आगे चलेंगे तो मैं कहूंगा कि यह शब्द गलती से लिखा गया है बुक में, लेकिन लिखा है, तो अब आपको स्कूल की टीचर से कंफर्म करना है। ठीक है, तो रिसिप्ट का एक्चुअल मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ मनी, लेकिन अगर हम बुक की बात करें तो बुक ने रिसीव्ड के साथ साथ रिसीवेबल शब्द का भी प्रयोग कर लिया है। ठीक है, अब सर सवाल ये उठता है कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, यानी बिजनेस के पास कहीं से पैसा आ रहा है। ठीक है, मैं हमेशा रिसिप्ट ऑफ मनी की बात करूंगा। रिसिप्ट का मतलब है बिजनेस के पास पैसा आया। मुझे थोड़ी देर ये सोच के बताइए कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं। सर हम क्या बिजनेस करते हैं, मैंने कहा लेट अस सपोज आपका बिजनेस है कि आप एक गारमेंट्स की शॉप चलाते हैं। जैसे आप बाजार में जाते होंगे शॉपिंग करने के लिए, जैसे आप बेनेटन के शोरूम में जाते हैं, लिवाइस के शोरूम में जाते हैं, और कौन सा आता है, मैंगो आता है, जारा आता है, कई सारे ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि आप ऑनर हैं, कैसा लगता है बताओ, अभी हमने पढ़ना शुरू किया। आप एक बिजनेस के ऑनर हैं, आपका बिजनेस क्या है, सर हमारी गारमेंट्स की शॉप है। तो आपके पास एक कस्टमर आया, उस कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे ये गारमेंट चाहिए, तो आपका काम था गारमेंट सेल करना, आपने उसको सेल कर दिया, आपको पैसा मिल गया। तो आपको पैसा कहां से मिला, सर हमें गारमेंट्स को सेल करने से पैसा मिला। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी स्पेसिफिकली बिजनेस का नाम नहीं कहते, तो हम ये कहते हैं कि हमें जो पैसा मिला वो हमें मिला सेल ऑफ गुड्स से। तो अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो जिस चीज का बिजनेस आप करते हैं उस चीज को उसे हम गुड्स बुलाते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टेशनरी की शॉप चला रहा है, तो स्टेशनरी वाला अपनी दुकान में क्या सेल करता है, वो रजिस्टर देता है, पेन्स देता है, बुक्स देता है, कैलकुलेटर देता है। तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे, इन्हें हम बुलाएंगे बुक्स, और सॉरी इन्हें हम बुलाएंगे गुड्स। अच्छा सर कोई और एग्जांपल दो। सर हम क्रॉकरी की शॉप पे गए, मैंने बोला मम्मी मम्मी ये देखो ये वाला कप मुझे बहुत पसंद है, मैं तो इसी कप में दूध पीऊंगा या इसी कप में चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा। मम्मी ने कहा अच्छा ले लेते हैं। तो क्रॉकरी वाले की शॉप में आपको क्रॉकरी मिल रही है, ग्लास मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, और आपको किचन के सेट्स मिल रहे हैं, कुछ किचन इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। तो वो क्रॉकरी वाला भले क्रॉकरी की दुकान है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम किसी स्पेसिफिक बिजनेस का नाम नहीं लेते, हम उसके सामान का नाम नहीं लेते, हम नाम ले लेते हैं गुड्स का। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स आपको मिलेगा। अच्छा, अब मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने कहा यार मेरे को ना लहंगा सिलवाना है, लहंगा। और बाई चांस आपने कहा कि देखिए हमारे पास यहां पर एक टेलर रहता है और वो टेलर बहुत अच्छा लहंगा सिल देगा, अगर आपको सिलवाना हो तो मैं आपको फोटोज भेज देती हूं कि हमने किन किन ब्राइड्स के लिए लहंगा सिला है, आप पसंद कर लीजिए। तो उसने कहा ठीक है जी, हमें लहंगा आप ही से सिलवाना है। तो आप अपनी शॉप के ऊपर गुड्स तो सेल करते ही हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल ग्राहक आपके पास आ गया, कस्टमर आ गया और वो आपसे कुछ सर्विस मांग ले आपके बिजनेस से जुड़ी हुई, तो वो भी आप दे देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम बिजनेस में पैसा कमाते हैं फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। अच्छा, कुछ लोग गुड्स के साथ साथ सर्विस सेल करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सर्विस सेल करते हैं। सर हमें जरा गहराई में समझाओ। मैंने कहा चलो मैं आपको गहराई में समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज कॉल्ड सेल ऑफ सर्विसेज, लेकिन मैं सपोज करो आपको अपनी बुक भी सेल करना शुरू कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स। तो कई लोग गुड्स भी सेल करते हैं और सर्विस भी सेल करते हैं, कई लोग सिर्फ गुड्स सेल करते हैं, कई लोग सिर्फ सर्विस सेल करते हैं, कई लोग दोनों सेल करते हैं। तो अब बिजनेस के पास पैसा गुड्स से भी आता है और बिजनेस के पास पैसा सेल ऑफ सर्विसेज से भी आता है। अच्छा सर, और पैसा कहां से आता है? और पैसा आता है जब हम, मान लीजिए अब मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं, तो हमारे फादर हमें अक्सर बोलते रहते हैं यार गगन तुम्हारे पैसे बेकार पड़े हुए हैं, इसकी एफडी करा दो, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मनी को, जो मेरे पास सरप्लस मनी था, मैंने उसको
इन्वेस्ट कर दिया, और उसको इन्वेस्ट करने से मुझे उसके ऊपर एक इंटरेस्ट की पेमेंट आ गई। तो ये तीनों काम जनरली आपको हर एक बिजनेस के अंदर मिलेंगे। अगर आपके पेरेंट्स, मदर फादर में से कोई बिजनेस करता है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। बिजनेस चाहे कोई भी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, चाहे ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो सर्विसेज देते हो, ये जरूर होगा। ठीक है, और अगर वो बिजनेस नहीं करते होंगे तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे। हाँ सर, तो थोड़ी देर के लिए मैं वापस लाता हूं। हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है बिजनेस के पास मनी का आना, और मैंने स्टार्ट किया आपसे ये पूछना कि बिजनेस के पास मनी आएगा कहां से। तो आपने 2-3 एग्जांपल मुझे बता दिए। अब समझते हैं कुछ और भी ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जहां से हमें मनी मिलेगा। देखिए अब क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हमारी शॉप में एक अंकल जी आए, कहने लगे मैं बैंक में जॉब करता हूं, लोन ले लो। तो मैंने कहा चलो लोन दे दो। तो मैंने बैंक से लोन ले लिया। क्या बैंक से लोन लेने पर पैसा मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस के अंदर, जैसे मेरा टीचिंग का बिजनेस है तो मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो मान लीजिए मैंने अपना कोई कंप्यूटर, या मैंने अपना कोई लैपटॉप, या मैंने अपना कोई और मशीनरी, बिजनेस के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं। तो मैंने अपनी मशीनरी सेल कर दी, तो उसे हम बोलते हैं सेल ऑफ एसेट्स। हमने आपको लास्ट क्लास में एसेट्स पढ़ाया था। एसेट्स का मतलब क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर आपके पास कोई टेंजिबल प्रोडक्ट है, आपके पास कोई इनटेंजिबल राइट है, तो उसको हम एसेट्स बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने अपनी गुडविल को सेल कर दिया। मान लीजिए बिजनेसमैन ने अपनी किसी मशीनरी को सेल कर दिया, उसको नई मशीन लेनी थी, उसने पुरानी मशीन को सेल कर दिया। मान लीजिए बिजनेसमैन ने अपनी बिल्डिंग को सेल कर दिया। बताओ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ना उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो कि नॉर्मली हर एक बिजनेस के अंदर होती हैं। तो इन रिसीट्स को हमारी बुक नाम देती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा कि बताएं रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, तो आपको लिखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। अब क्या है सेल ऑफ सर्विसेज, तो हम आपको समझाने के लिए कह देते हैं, इसको कहा जाता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो आप सेल से ज्यादा अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है ना, ये जनरली हमारी इनकम फॉर्म करती हैं, हमारी इनकम का पार्ट बन जाती हैं। और इसे हम जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे चल के बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ना हम लोग कई बार इनकम स्टेटमेंट का भी नाम देते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम इनकम्स दिखा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। अच्छा सर, अब हमें बैंक से लोन मिला, या हमने अपने किसी एसेट्स को सेल कर दिया और हमें उससे पैसे मिले, तो ये क्या है, ये वो एक्टिविटीज हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू आवर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। अब क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन, एक ऑनर अपनी दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है, तो वो क्या करता है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो गुड्स बनाएगा और गुड्स को सेल कर देगा। और अगर वो कोई ट्रेडर है, जैसे कि मैंने आपको बोला आप गारमेंट्स की शॉप चलाते हैं, तो आप गारमेंट्स को सेल करेंगे। तो ये आपका बिजनेस है, डे टू डे एक्टिविटीज है। इन डे टू डे एक्टिविटीज के अलग भी आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो इन जो हमें ये मनी मिला, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, दीज आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स। और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं बनती, ये हमारी बैलेंस शीट में चली जाती हैं। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट में चली जाती हैं। तो बुक में लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो मुझे ये बताएं रिसिप्ट क्या होती है। रिसिप्ट ऑफ मनी, ठीक है, रिसीवेबल वर्ड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द टीचर। हाँ सर, ये रिसीट्स अगर हमें
सेल ऑफ गुड्स से मिल रही है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से मिल रही है, या इन्वेस्टमेंट से इनकम, इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, तो हम ऐसी रिसीट्स को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं है तो हम इन्हें बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब मैं आपको इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बुक, टीचर कहेगी भी बुक में लिखा नहीं था, तुमने कहां से सीख लिया, तुम जरूर ट्यूशन पढ़ते हो, मार्क्स काटना शुरू कर देंगी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ, लिखा है, इसके आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग एसेट्स। अगर आपने एसेट्स को सेल किया तो मुझे यह बताओ कि ये रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगी या कैपिटल? सर ये कैपिटल कहलाएगी, यहां से दिखाई दे रहा है, ये तो कैपिटल कहलाएगी। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज। तो सर अगर ये गुड्स और सर्विसेज की वजह से है तो ये रेवेन्यू कहलाएगी। यही बात आगे बुक कह रही है कि रिसिप्ट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब बुक कहती है कि समझो रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किसी भी बिजनेस का होता है गुड्स को सेल करना, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज देना, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट जब मैं बैंक में कराता हूं तो मेरे पैसे जाते हैं, वो रिसिप्ट नहीं है, लेकिन उस फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर मुझे इंटरेस्ट की इनकम मिलती है, वो रिसिप्ट होती है। ठीक है, तो मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट में पैसा जाता है, वो रिसिप्ट नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बुलाते हैं। ओके, ऑफ द एंटरप्राइज एंड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बुलाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बुलाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसी एक स्टेटमेंट और है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं। अब मैं उसका एग्जांपल देने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो आप समझ लो स्कूल। आपके स्कूल को बोला जाता है कि स्कूल बेचारा कोई प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए सर आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, अब वो कहते हैं बताओ रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जाम्पल क्या हैं? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, अगेंस्ट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो एक ही बात को बार बार लिखा गया, तो आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि रिसिप्ट ऑफ मनी है। ठीक है, और ये अगर हमारे बिजनेस से आ रही है, बिजनेस से कब आएगी? जब सेल ऑफ गुड्स होगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होगी, या इंटरेस्ट इनकम होगी, तो ये रेवेन्यू है। और इसको छोड़ के जो रिसीट्स होती है, एसेट्स को सेल कर दिया, लोन ले लिया, इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, ये सब कैपिटल का रिसीट्स का पार्ट बन जाएगा। तो इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। अब बताओ, कैपिटल रिसीप्ट में लिख दिया इट इज नॉट रेवेन्यू इन नेचर, यानी कि जब दो ही चीजें होती है रेवेन्यू और कैपिटल, तो रेवेन्यू में तो समझा दिया, और कैपिटल में क्या लिख दिया? विच इज नॉट रेवेन्यू इन नेचर। तो सर हम भी लिख लेते हैं कि कैपिटल रिसीट्स मींस which is not revenue in nature. Okay, very very good. आगे बढ़ते हैं सर। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी, तो ये बैलेंस शीट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी सेल की तो मशीनरी एक एसेट्स होता है, बिल्डिंग एक एसेट्स होता है, फर्नीचर भी एसेट्स होता है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इनकम नहीं मिली, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, तो वो भी हमारा कैपिटल रिसीट्स है। आपने लोन लिया है तो वो भी कैपिटल रिसीट है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको रिसिप्ट समझा दी। अब रिसिप्ट में और प्रॉफिट में अंतर होता है, भले थोड़ा होता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट, तो रिसिप्ट मत लिख देना, क्योंकि प्रॉफिट में भी हो सकता है ये सारी बातें आ जाएं। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो आपको लगा कि सर रेवेन्यू रिसीट होती है और कैपिटल रिसीट होती है, तो आपने रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट को भी लिख दिया, तो वो अलग होता है। लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, उन्होंने बताया नहीं। ठीक है सर, ठीक है। रिसीट्स का उल्टा होता है एक्सपेंडिचर। तो आइए अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हम अमाउंट को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, और या फिर हम लाइबिलिटी को इंकर करते हैं। अब बताइए, अगर आप बिजनेस करेंगे तो क्या सिर्फ पैसा ही लेते रहेंगे, बस काम चल जाएगा, कभी देना नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा बताएं, सोचिए। अगर आप पैसा लेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं पैसा देना भी तो है, तो बताओ पैसा कहां देंगे? हाँ जी, कहां देंगे? सर पैसा देना पड़ सकता है, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं हमें उन्हें खरीद के लाना पड़ सकता है ना, तो हमें अपने बिजनेस में परचेज ऑफ गुड्स ये काम करना पड़ सकता है, और हमें अपने बिजनेस के अंदर कोई सर्विसेज लेनी पड़ सकती हैं, यूज ऑफ सर्विसेज। जैसे कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे आईटी सेक्टर की कुछ सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक पर्सन जो है, जो मान लीजिए गारमेंट्स का शोरूम चला रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया यूबीसी है, जारा है, XYZ है, तो उन्होंने हो सकता है अपनी वेबसाइट बनवाई, तो वेबसाइट किससे बनवाई? एक आईटी इंजीनियर से बनवाई या किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवाई, तो उसने उससे पैसे लिए होंगे। और एक हो सकता है कि हमने परचेज किया, एसेट्स को हमने परचेज किया, मींस हमने मशीनरी परचेज की या हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट होता है, ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट होता है। और जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा उसको हम नाम दे देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, फिर ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहो या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर शो होगा, ठीक है। और अगर हमने कैपिटल मतलब आपने एसेट्स परचेज किया, तो इसका नाम हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका नाम हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ एसेट, तो आपने एसेट को परचेज करने के लिए अमाउंट खर्च किया, या फिर आपने इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, उस पर खर्च किया। मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपके स्कूल में 2 फ्लोर बने हुए थे, तो स्कूल ने सोचा कि आजकल तो स्कूल की इतनी तंगी है कि एक काम करते हैं, ऊपर एक फ्लोर और बना लेते हैं, 3 फ्लोर होंगे, तीसरे फ्लोर में 20-25 क्लासरूम और बन जाएंगे, उन 20-25 क्लासरूम में और बच्चे आएंगे और हमें और ज्यादा पैसा देंगे। तो बताइए कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, अगर आपने ऊपर और ज्यादा बिल्डिंग को इंक्रीज कर दिया तो, ठीक है। तो आपके बिजनेस के एसेट्स में आपने परचेज में इन्वेस्टमेंट किया, आपने अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में किया, और फिर जनरली ये वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट 1 साल नहीं कई सालों तक मिलता है, बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर, मतलब एक लॉन्ग पीरियड का हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, जो आपने पैसा खर्च किया, पे किया, या लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज वाला पार्ट बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एसेट्स वाला पार्ट बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देयरफॉर एक्सपेंडिचर में बी कैटेगराइज इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात आएगी तो याद रखना है कि हमने ये पैसा खर्च किया फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, फॉर इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग एसेट्स और बेनिफिट्स ऑफ इंड्यूरिंग नेचर। अब हमारे एसेट्स क्योंकि टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों होते हैं, ये बात आप जान चुके हैं, और हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और इसका एग्जांपल है मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर, बिजनेस एटसेट्रा। तो आप इसे आगे लिख दीजिए, दीज आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और हम इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर दिखाते हैं। ओके, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है?
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। सर ये लाइन क्या है, छोड़ो आगे चलो। इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट एटसेट्रा। Revenue expenditure is shown on the debit side of trading account, P&L account in case of proprietorship, partnership, etc., 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 etc. It is shown on the debit side of income statement in case of non-profit organizations. Okay, तो यानी कि यहां पर उन्होंने लिखा कि आप साथ में ये भी लिख सकते हो benefits of which are consumed in the accounting period. जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम अपने बिजनेस की रिपोर्ट बनाते हैं एक पीरियड के लिए जिसे हम बोलते हैं ईयर। जैसे आपका स्कूल स्टार्ट होता है अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में जाके खत्म होता है, ऐसे ही हमारे बिजनेस का पीरियड 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अगर आपने कोई रेवेन्यू नेचर की पेमेंट की जिसका बेनिफिट इन दोनों डेट्स के अंदर खत्म हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया कि जैसे कि सैलरी। अब आप देखते हैं स्कूल में सैलरी टीचर को 1 महीने की दी जाती है और महीना अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आ रहा है। अगर किसी बिजनेस में रेंट दिया जाता है तो वो 1 महीने का दिया जा रहा है, यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस दिए, आपने टेलीफोन के कनेक्शन के चार्जेस दिए, इंटरनेट के चार्जेस दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपके स्कूल के अंदर एसी लगाया गया तो नेक्स्ट ईयर आप अगली क्लास में चले जाओगे, लेकिन वो एसी आपकी क्लास में अगले साल भी चलेगा। तो ऐसा कोई अमाउंट आपने खर्च किया जिसका बेनिफिट एक पीरियड से दूसरे पीरियड में भी जाने वाला है, एक पीरियड में भी रहेगा, दूसरे में भी रहेगा, तीसरे में भी रहेगा, चौथे में भी रहेगा, 5वें में भी रहेगा। तो एक से ज्यादा पीरियड तक जिनका बेनिफिट चलने वाला है उन्हें हमने नाम दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप इसे कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे समझना तो आप बाद में समझ जाएंगे, लेकिन रट लीजिएगा कि हाँ ये बात जरूर लिखनी है, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग पढ़ते जाएंगे तो ये चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पता होना चाहिए लिखना क्या है, लिखना ये है। अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका नाम रख दिया हमने, थर्ड आइटम का नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब था तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अब मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। जब मैंने आपसे कहा कि अगर कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा हमने ऐसा किया, कोई पेमेंट हमने ऐसी की जिसका बेनिफिट इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाएगा, तो हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एग्जांपल दिया सैलरी, मैंने एग्जांपल दिया रेंट, मैंने दिया इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट। आपने कहा सर ये तो मंथली खर्चे थे, कोई ऐसा नॉन मंथली खर्चा बताओ। मैंने कहा देखो, अब आप 11th क्लास में आ गए हैं तो आपको कॉमर्स पढ़ना है, ट्यूशन पढ़नी है, और ट्यूशन पढ़ाने वाले ना एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। अगर आपने देखना हो तो ऋतिक रोशन की एक पिक्चर है सुपर 30, जाके देखिए, वहां वो आपको बताएंगे कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इस धरती पे दरअसल हर कुछ बहुत बड़ा बिजनेस बनने के लिए और कुछ नहीं है, बिजनेस ही बिजनेस है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बच्चा 11th क्लास में आ गया है तो टीचर कह रहा है कि भाई मुझे इससे पैसा कमाना है, ये कहीं और ना चला जाए। कहीं और से उसका मतलब होता है ये कहीं गगन सर की क्लास में ना चला जाए, क्योंकि वो इंटरनेट पे छाए रहते हैं। किसी तरीके से इसको ट्रैप कर लो, इसको समझाओ कि ऑनलाइन मत पढ़ो, सेंटर पे आके पढ़ो। कैसे समझाएगा? ऐड करेगा। स्कूल के बाहर निकलते ही आपको दिखाई देना चाहिए सामने के पोल के ऊपर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि अगर 100 में से 101 नंबर चाहिए तो मेरे पास आइए। मेरे पास मतलब उस टीचर का नाम लिखा होगा, राकेश सर, राकेश झुंझुनवाला। ऐसे ऐसे आपको बाहर ऐड दिखाई देती है, मोबाइल में बनी हुई आ रही है, पिक्चर बनी हुई आ रही है। अरे ये राकेश कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, नरेश कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, विशेष कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। तो भाई वो जो खर्चा करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग में होता है, हर जगह आपको दिखाई देता है। अगर आपने ज्वेलरी लेनी है तो तनिष्क की ज्वेलरी में आइए, पीपी ज्वेलर्स में आइए, लिखा होता नहीं लिखा होता।
अगर आपने कपड़े लेने हैं तो लिखा होगा, एड लगी होगी कि भाई जारा में आइए, आप यूसीबी में आइए, आप टॉमी फॉमी में आइए। अगर आपने शूज लेने हैं तो ऐड आ रही होगी, लिबर्टी कह रहा होगा मुझसे ले लो, बाटा कह रहा होगा मुझसे ले लो होगा, जगह जगह आपको दिखाई दे रहे हैं बिजनेस। ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। ये कोई मंथली नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लोगों की मेमोरी तो छोटी सी होती है, उन्होंने आज देखा और कल घर जाके भूल जाएंगे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ, इसका बेनिफिट भी एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है। इसलिए अगले साल जब नया सीजन आता है तो हर कोई कंपनी दोबारा से ऐड करती है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? तो सर एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब दिवाली मेला लगा हो, लोग ऐड करते हैं, रामायण चल रही हो तो ऐड करते हैं, मतलब हर जगह टीवी में ऐड करते हैं, हर जगह ऐड करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब लोग क्या करते हैं? लोग इसी एडवर्टीजमेंट को देख करके सामान खरीदते हैं। और ये एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जो कंपनीज हैं वो बड़े से बड़े फिल्म स्टार को, बड़े से बड़े क्रिकेट स्टार को पैसा देती हैं। और अगर आप देखेंगे कितना पैसा देती हैं तो वो 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। और जो ये पैसा उन स्टार को जाता है, ये पैसा आपसे वसूला जाता है आपके प्रोडक्ट को महंगा करके। लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट के नाम पे ही खरीदना चाहते हैं। ये विडंबना है। सर अब आप ना गुरुओं की बातें कर रहे हो, मैं गुरु की बात नहीं कर रहा, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ये सच्चाई है। और इसी सच्चाई से जुड़ा हुआ मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट है। इसीलिए अगर आप बातों में खो गए, रिदम तोड़ दी, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको लेके आता हूं। चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसका नाम था एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है क्योंकि इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार इंसान अपनी ताकत से बड़ी एडवर्टीजमेंट कर डालता है। सर ये ताकत से बड़ी एडवर्टीजमेंट क्या होती है? ताकत से बड़ी एडवर्टीजमेंट ये होती है कि मान लीजिए आपके एरिया में एक कोचिंग सेंटर है, मान लीजिए आपके एरिया में कोई कपड़े की शोरूम खुली, मान लीजिए आपके एरिया में कोई सैलून खुला। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल लीजिए। जब मैं ये कहता हूं कि आपके एरिया में कोचिंग सेंटर खुला, आपके एरिया के अंदर कोई सैलून खुला, आपके एरिया के अंदर कोई शोरूम ओपन हुआ, तो इसका मतलब उसकी लोकल गुडविल आपके एरिया में हो सकती है। तो वो क्या करेगा? आपके एरिया में एडवर्टीजमेंट लगवा देगा, पोस्टर बिटवाएगा, पैम्पलेट लगवाएगा, बैनर लगवाएगा, कुछ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा। ये सारी एडवर्टीजमेंट वो कर सकता है। लेकिन उसने आउट ऑफ द वे काम किया। उसने आउट ऑफ द वे जाकर के, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आउट ऑफ द वे जाकर के उसने एक बहुत बड़े फिल्म स्टार को बुला लिया। उसने क्या किया? उसने कहा अमिताभ बच्चन जी आप आइए, मेरे यहां एक शॉप का इनॉग्रेशन कर दीजिए। तो वो आ गया अमिताभ बच्चन आ गया। तो अमिताभ बच्चन एक पर्टिकुलर एरिया में एक रिबन काटने आ रहा है, ये बात आग की तरह फैल जाएगी। और फिर वो बात किसी लोकल एरिया की नहीं हो जाएगी, न्यूज चैनल में आ जाएगी, हिंदुस्तान में चली जाएगी। और फिर ये बात लोगों को कई समय तक याद रहेगी। जैसे कि रामायण अगर आपने देखी हो, आजकल क्वारंटीन टाइम के अंदर रामायण आ रही थी, रामायण के अंदर बार बार लक्ष्मण बोलता था मैं जिसने इंद्रजीत को मारा। ऐसे ही वो शॉप वाला हर किसी को बोलेगा पता है मेरी शॉप है उस एरिया में है, और मेरी शॉप का रिबन काटने कौन आया था? अमिताभ बच्चन आया था। बार बार ये बात सदियों तक कही जाएगी, सारी जिंदगी वो यही कहता रहेगा कि मेरा रिबन काटने अमिताभ बच्चन आया था। क्या कोई दुकानदार ये कहता है कि मैंने एडवर्टीजमेंट करवाई थी, मैंने बैनर लगवाया था, मैंने ये लगवाई? सारी जिंदगी कहता है अमिताभ बच्चन आया था। अब सर अमिताभ बच्चन का जमाना पुराना हो गया, छोड़ो। अब बात करो आलिया भट्ट की, बात करो दीपिका पादुकोण की, बात करो, और वो क्या है कीर्ति सेनन, क्या कीर्ति मेनन जो भी है उसकी बात करो। तो आपने ऐसी सेलिब्रिटीज को बुला लिया, और वो सेलिब्रिटीज को बुलाने में आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। और आपसे किसी ने पूछा कि गधे इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट क्यों की? तो वो कह रहा है अरे भाई तुम एडवर्टीजमेंट 1 साल के लिए करते हो, मैंने ये एडवर्टीजमेंट जिंदगी भर के लिए कर डाली। यानी नाम तो अब भी एडवर्टीजमेंट है, अमाउंट बहुत बढ़ गया, हद से ज्यादा हो गया, औकात से ज्यादा हो गया, और उसका बेनिफिट भी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा हो गया। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, अमाउंट हैवी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था लेकिन बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड जा रहा है। अगले साल भी, उसके अगले साल भी, कई सालों तक लोग याद रखेंगे कि इसकी शॉप का उद्घाटन करने के लिए आलिया भट्ट आई थी, दीपिका पादुकोण आई थी, कीर्ति सेनन आई थी।
तो फिर क्या करेंगे? अनन्या पांडे आई थी, जो भी आई थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे एडवर्टीजमेंट को जो कि एक्सेप्शनल नेचर की हो जाए, हैवी अमाउंट की हो जाए, और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर्स में जाना हो, तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दे देते हैं। ये बन जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नॉर्मली एक पर्सन एडवर्टीजमेंट करता है तो मान लीजिए साल भर में 2 लाख रुपए खर्च कर देता है, ऐसा मान लीजिए। मैंने कहा कि सबके बिजनेस के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन आलिया भट्ट आएगी तो आलिया भट्ट कहेगी कि भैया मैं रुकूंगी कहां? ऐसा करना, वो दिल्ली में मैं एयरपोर्ट से उतरूंगी और पास में वहां पर क्या है, बहुत बड़े बड़े होटल्स खुले हुए हैं, वहां पर जेडब्ल्यू मैरियट खुला हुआ है, तो जेडब्ल्यू मैरियट में मेरी बुकिंग करा देना, सूट बुक करा देना, मैं वहीं रहूंगी। तो हमने फोन किया मैरियट होटल को, हेलो एक बुकिंग करनी है, आलिया भट्ट जी आएंगी, रहेंगी और ये 2 दिन के लिए आएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 दिन का 2 लाख रुपए। तो हमने उनके रहने की व्यवस्था की, 2 लाख रुपए दिए। फिर उनका आने जाने का प्लेन का खर्चा दिया। उन्होंने कहा जी मैं नॉर्मल क्लास में नहीं आऊंगी, बिजनेस क्लास में आऊंगी, बिजनेस क्लास में जाऊंगी, मुझे रिसीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो हमने कहा ठीक है, आपके आने जाने का 1 लाख रुपए आपको दिया। फिर आलिया भट्ट ने बोला कि ऐसा है, मैं ऐसे छोटे मोटे फंक्शनों में नहीं आती, मेरे आने जाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। उसने कहा ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं। उसने बोला कि भैया वो जो होटल है मैरियट होटल से मैं जब यहां आऊंगी और वापस जाऊंगी, तो आपको क्या लगता है बिना किसी बॉडीगार्ड के और बिना किसी उसके आ जाऊंगी? अरे लौंडा लपाटों ने पकड़ लिया तो एक बड़ी सी गाड़ी भेजनी पड़ेगी आपको मेरे लिए, लिमोसिन भेजनी पड़ेगी, लिक्सस कार भेजनी पड़ेगी, जो भी बेंटले कार भेजनी पड़ेगी। अब वो व्यापारी कह रहा है जी मेरे पास तो बेंटले कार है नहीं, किराए पे लो ना, किराए पे लो। तो हमने किसी से कंपनी से बात की कि भैया 2-4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए। वो पूछेंगे, फीमेल बॉडीगार्ड भी आती हैं, तो मेल बॉडीगार्ड, फीमेल बॉडीगार्ड, कार चाहिए, कारवा चाहिए, शोर शराबा चाहिए, वो चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें 5 लाख रुपए दे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आलिया भट्ट कहेगी कि भैया मैं आऊं और पता चले आसपास बढ़िया से सजावट नहीं हुई, भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, तो फिर मेरा आना जाना तो बेकार हो जाएगा। तो उस व्यापारी को 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए और आसपास खर्च करने पड़ेंगे, मतलब पूरा तामझाम बनाना पड़ेगा, न्यूज चैनल को पैसे देने पड़ेंगे। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए ये खर्च किए। इस तरीके से खर्चा कर करा के मान लीजिए वो आलिया भट्ट को बुला लेता है। तो ये 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, मतलब इस तरीके से मान लो कि उसको 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा लग गया। अब वो तो छोटा व्यापारी था, फिल्म थोड़ी बना रहा था कि आपको सर 3 करोड़ रुपए आजकल क्या होते हैं, फिल्म वालों के लिए तो 300 करोड़ भी कुछ नहीं होते, लेकिन छोटे दुकानदार के लिए 3 करोड़ रुपीज, दैट मींस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो ये उसका खर्चा है। इस खर्चे को नाम देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर वो क्या करेगा, वो इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, वो इसको ना 5 सालों में, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में और ईयर 5 में, 5 सालों में थोड़ा थोड़ा P&L में ट्रांसफर करेगा। तो सर 5 सालों में कितना होगा? अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, तो 3 लाख को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आता है? मेरे ख्याल 60 लाख रुपीज आ जाएगा, 60 लाख आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो 60 लाख P&L के अंदर लिखेगा, 300 करोड़ का मत में से 60 लाख यहां और 2.5 करोड़ बैलेंस शीट में लिखेगा। इसी को एडवर्टीजमेंट को जब वो बैलेंस शीट में लिखेगा तो इसी को हम नाम दे देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इट इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है चार्ज इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब इसे चार्ज मतलब P&L में डालेंगे, एक से ज्यादा P&L में डालेंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल एक्रू इन मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। वो ये कहना चाहता है कि ये जो घटना घटी थी इसकी वजह से पहले साल में भी लोग याद रखेंगे और मेरी दुकान में आएंगे, और इसकी वजह से वो दूसरे साल में भी हमारी दुकान में आएंगे, और फिर दूसरे साल इसमें से 60 लाख रुपीस खर्च कर दिया जाएगा इस वाले अमाउंट में से, और 1.8 करोड़ बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से 60 लाख यहां जाएगा और 1.2 करोड़ बैलेंस शीट में आएगा। 4th ईयर में 60 लाख जाएगा और बैलेंस शीट में 60 लाख आ जाएगा, और ये 60 लाख लास्ट में यहां खत्म आके बैलेंस शीट में से हट जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर धीरे धीरे P&L के अंदर ट्रांसफर किया गया, इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड एंड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, अब साथ साथ बुक कह रही है कि भाई साथ साथ आप एक बात और छोटी सी पढ़ लीजिए। वो ये कह रही है कि रिसिप्ट में, रेवेन्यू में और प्रॉफिट में एक अंतर होता है। ठीक है, रिसिप्ट में, रेवेन्यू में और प्रॉफिट में अंतर होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी।
रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी activities of the enterprise from the sale of goods, from rendering of services and use by others of the resources yielding interest, dividend etc. यानी वो जो रिसिप्ट की वो बात कर रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसी को वो यहां पर रेवेन्यू बता रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म चेंज हो गया, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो लगभग वही बात वो लिख रहा है। रेवेन्यू इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब डे टू डे एक्टिविटीज होता है। तो रेवेन्यू के अंदर ये बात ठीक लिखी है कि रेवेन्यू इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यहां पर रिसीवेबल को लेकर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा गया है। बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू आर रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट और कमीशन। तो यहां पर आपको रिसिप्ट और रेवेन्यू में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट थी ना, बेसिकली उसको वो यहां पर रेवेन्यू का नाम दे रहा है, जिसको हमने वहां भी यूज किया। रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम। तो जब आप मान लीजिए किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेट अस सपोज मैंने किसी को एक जीन्स का प्रोडक्ट जो होता है, या जीन्स मैंने किसी को एक सेल की, एक शोरूम में गए, आपने जीन्स उससे वहां से परचेज की, तो आपने उसको 3000 दिए, तो वो 3000 उसके लिए क्या बन गया, रेवेन्यू बन गया। लेकिन इस रेवेन्यू को इनकम मत कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि ये जीन्स उसने पीछे से परचेज की होगी। अगर ये जीन्स उसने 1000 की परचेज की थी और आपको 3000 में सेल किया, तो 1000 रुपए दे के आया था, 3000 आपसे लिए, तो 2000 का ही तो प्रॉफिट हुआ। हालांकि प्रॉफिट के लिए उसने और भी बहुत कुछ माइनस करना है, लेकिन समझाने के लिए आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर होता है, जो कि आप धीरे धीरे समझेंगे। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इज रेवेन्यू, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एन एक्सपेंस। मैंने जो वो जीन्स खरीदी और जो अपनी शॉप में रखी, उस पर कुछ खर्चा लगा होगा। 1000 की जीन्स खरीदी, 800 रुपए खर्चा और किया, 1800 खर्च कर दिया, तो 3000 में से 1800 माइनस करके 1200 रुपए प्रॉफिट बनता है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज इनकम। तो इनकम क्या होती है? रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो ये रेवेन्यू है, इसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट भी कह सकते हो। और ये एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस है? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसको माइनस करेंगे तो ये आपकी इनकम आएगी। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में बची हुई टर्म्स को कंप्लीट करेंगे। और आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू क्या है, रिसिप्ट्स क्या है और आपकी एक्सपेंडिचर क्या है, इन सबको थोड़ा सा जितना भी समझ में आया हो उसको याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अब हमारे पास छोटी छोटी आसान आसान सी टर्म्स बची हैं, अब आपको मेहनत नहीं करनी है। तो आप इसके जो मैंने समझाया आज नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।